गुड इवनिंग। मेरा नाम है आतिफ कामरान और मैं आज के वेबिनार पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ट्रेनिंग सेशन का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल नेटवर्कर्स। ये स्पेशल ट्रेनिंग हमने डिज़ाइन की उन सारे दोस्तों के लिए जो ये शायद जानना चाहते हैं कि बेहतर नेटवर्कर कैसे बन सकते हैं या कामयाब नेटवर्कर कैसे बन सकते हैं। वो क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए लाइफ में। वो क्या हैबिट्स हैं, वो क्या छोटे-छोटे काम हैं जिसको करने से हम कामयाबी की सीढ़ियाँ तय कर सकते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पिछले 12 साल से मुंसलिक हूँ और इस सारे टाइम में मैंने बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, फेस टू फेस, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की। सो लिटरली हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों के हिसाब से मेरे डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा है, ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, नेटवर्क इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस सारे टाइम पीरियड के दरमियान मुझे काफ़ी सारे लोग ऐसे मिले जो हमेशा मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आप हमें कोई ख़ास तरीका बता दें जिससे हम बहुत बड़े नेटवर्कर बन जाएं या बहुत कामयाब नेटवर्कर बन जाएं। अ, और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ऐसे आई शुड से कि मासूमाना होते हैं, बड़े इनोसेंट क्वेश्चंस होते हैं। और उन लोगों को बेसिकली व्हाट इज रियल नेटवर्कर इस चीज का आइडिया भी नहीं होता। कुछ कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं। बट एनी विच वे, आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस सारे पीरियड के अंदर मैं हमेशा इन सारे क्वेश्चंस के बारे में सोचता रहा और अल्टीमेटली ये 7 चीज़ें जो मेरे ज़हन में आई, जो कि आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। एक बेहतर और सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए ये 7 चीज़ें होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें ऑफ कोर्स, बहुत सारी हैबिट्स की बात आ जाती है, बहुत सारी वैल्यूज़ की बात आ जाती है, बहुत सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए ऑब्वियसली बहुत हाईली सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन अगर कम से कम ये 7 हैबिट्स आप अपने अंदर अपना लें अगर, तो आप डेफिनिटली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए वो 7 हैबिट्स क्या हैं, उनके बारे में देखते हैं। इस ट्रेनिंग सेशन के एंड पे आपको क्वेश्चन आंसर का मौका दिया जाएगा। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कर सकते हैं। या अगर आप ये रिकॉर्डेड ट्रेनिंग सुन रहे हैं तो जिस प्लेटफॉर्म से आपने ये ट्रेनिंग सुनी है, उसके अंदर आप जाके अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं टू गेट योर फीडबैक्स। वो 7 चीज़ें, वो 7 हैबिट्स जिनकी बात चल रही है, वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। सबसे पहले अ, एक कामयाब नेटवर्कर बनने के लिए आपको गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। आपकी प्लान एंड स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास। कम्युनिकेशन स्किल्स, मीटिंग और इवेंट्स, टूल्स क्रिएट करना अपनी टीम के लिए और सिस्टम क्रिएट करना उन टूल्स को यूज करने के लिए, और रिकग्निशन का सिस्टम क्रिएट करना। ये वो 7 चीजें हैं जो कि एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कम से कम एक ऐसी चीजें जो कि एज ए नेटवर्कर, सक्सेसफुल नेटवर्कर होने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए। नाउ हम एक एक करके इन तमाम सातों पॉइंट्स को आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं गोल सेटिंग की और गोल ओरिएंटेड होने की। नाउ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में गोल सेटिंग की ट्रेनिंग इज द मोस्ट फेमस ट्रेनिंग। आई थिंक दुनिया की हर कंपनी शायद गोल सेटिंग ट्रेनिंग करवाने की कोशिश करती है अपने नेटवर्कर्स को, अपने मेंबर्स को, क्योंकि ये चीज़ तो एक इनएविटेबल सी चीज़ है। एक ऐसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग को। दुनिया में आप कोई भी बड़ी सक्सेस अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्लियर गोल्स आपके सामने होना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जब तक आपके पास क्लियर गोल्स नहीं होते उस वक्त तक आपके एक्शंस उस गोल्स की तरफ आपको लेके जा नहीं पा सकते। आपके एक्शंस डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाते हैं, आपका फोकस डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। बिकॉज वाइल आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं उस वक्त बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और अगर आपका गोल स्ट्रांग नहीं है तो वो चैलेंजेस तो इंतहाई मुश्किल हो जाता है उनको ओवरकम करना। ये तो एक 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 अंडरस्टूड बात है इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन खास तौर पे एक बड़ा नेटवर्कर बनने के लिए आपके गोल्स का क्लियर होना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि जब आप
एज अ नेटवर्कर, एज अ नेटवर्क लीडर, खास तौर पे जब आप बिहेव कर रहे हो मार्केट में अपनी टीम के साथ, तो अगर आपको अपने गोल्स क्लियर नहीं है तो आप उन सारे की सारी टीम को, आपके साथ जो लोग मिले हुए हैं, उनको किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे अगर आपके खुद के गोल्स क्लियर नहीं है? सो डायरेक्शनलेस होना सबसे पहली नाकामी होती है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं जी हमने गोल तो सेट कर लिया है। अच्छा, क्या गोल है आपका? बहुत सारे पैसे कमाना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हमने गोल सेट कर लिया है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, हाँ मतलब बहुत सारा ट्रैवल करना हमारा गोल है, बहुत सारी इज्जत कमाना हमारा गोल है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करना हमारा गोल है, बहुत सारे दोस्त बनाना हमारा गोल है। वेल, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बताया, जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ, ये सारे के सारे मैं आपको जो भी चीजें आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये काइंड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है ओवर द years, जो लोगों के साथ मुझे हुए डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। ये सारी चीजें जो अभी पहले मैंने बयान की, ये गोल्स नहीं है, ये ख्वाहिशात हैं। मुझे बहुत सारे पैसे होने चाहिए, बहुत सारी कामयाबी होनी चाहिए, बहुत सारी इज्जत होनी चाहिए, बहुत सारा नाम होना चाहिए, मैं बहुत सारी खिदमत करना चाहता हूँ लोगों की, मैं लोगों की लाइफ बदलना चाहता हूँ। ये सारी ख्वाहिशात हैं, ये गोल नहीं बना अभी तक। अच्छा, तो गोल कैसे बनता है? वेल, आज की ट्रेनिंग गोल सेटिंग की ट्रेनिंग नहीं है। हमारी दूसरी ट्रेनिंग्स है जिसमें कि हम डिटेल से अपने लोगों को, अपने लीडर्स को गोल सेटिंग की ट्रेनिंग सिखाते हैं, जिसमें कि क्लियर गोल्स सेट किए जाते हैं। जब तक गोल्स आपके क्लियर नहीं होते, उस वक्त तक वो क्वांटिफाइबल नहीं होते, और अगर वो क्वांटिफाइबल नहीं है तो वो सही गोल सेट नहीं हुआ। व्हाट डू आई मीन बाय क्वांटिफाइबल? अक्सर मेरी बात होती है लोगों के साथ, और हम डिस्कशन करते हैं, हम कहते हैं अच्छा चलें, आप ये बताएं कि कितने लोग इवेंट पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल क्या है, इवेंट पे लोग कितने होंगे? अच्छा, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब मुझे क्या मिलता है? वो ऐसा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, ऐसे वो है, वो फलाने बदन ये कर दिया, उसमें हमने ये कोशिश की, हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, दिन रात ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोगों से बातें कर रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं, फूल भेज रहे हैं, हम लोग वेबसाइट पे लगाया हुआ है, हम लोगों ने मीटिंग्स की, सारे लीडर्स को बता दिया कि सब प्रमोट करो, अरेंज करो, बहुत सारे लोग लाने चाहिए इवेंट के ऊपर। देखिए, मेरे एक सिंपल सवाल का इतना मुश्किल सा जवाब मिला। अक्सर होता है मेरे साथ ऐसे। ओके, और फिर मैं दोबारा सवाल करता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं वो बात सारी ठीक है, आपने जो ये सारी बातें की, ये मेरे एक्चुअली सवाल का जवाब नहीं है। मेरा सवाल ये था कि इस इवेंट पे कितने लोग आपका गोल है क्या एक्सपेक्टेड होंगे? और फिर से एक और कहानी शुरू हो जाती है, ठीक है, और फिर फाइनली मुझे इस तरह बोलना पड़ता है, अच्छा भाई बात सुनो, ये एक डब्बा रखा है, इस डब्बे में आपकी स्टोरी फिट नहीं होती, इस डब्बे में सिर्फ एक नंबर फिट होता है, वो नंबर इसमें डाल दीजिए डब्बे में। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस डब्बे को फिल कर दें एक नंबर के साथ, सिर्फ नंबर बताइए। मैंने पूछा आपसे, गुजारिश की आपसे कि मुझे ये बताइए कि इस इवेंट पे आपका गोल क्या है, कितने लोग होने चाहिए? स्टोरी नहीं चाहिए उसके बदले में, नंबर चाहिए, और उसके जो बदले में समटाइम्स नंबर एक मिल जाता है, समटाइम फिर एक और स्टोरी मिल जाती है। सो ये एग्जांपल मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि दिस इज कॉल्ड समथिंग टू बी क्वांटिफाइबल। आप उसको क्वांटिफाई कर सके, उसको प्रिडिक्ट कर सके, उसको एक एग्जैक्ट एक पैरामीटर में, मेजरमेंट पैरामीटर में लेके आ सके। ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड गोल सेटिंग, क्लियर गोल सेट करना। अब एक साहब कहते हैं मुझे बहुत सारे पैसे कमाना है। अब बहुत सारे पैसे कमाना फॉर एग्जाम्पल, ये ख्वाहिश तो है लेकिन गोल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पैसे का क्या मतलब है, क्योंकि बहुत सारे पैसे की डेफिनेशन एक आदमी से दूसरे आदमी डिफरेंट हो सकती है। किसी के लिए 1 लाख रुपए बहुत सारे पैसे हैं, और किसी के लिए 1 करोड़ रुपए बहुत सारे पैसे हैं, और किसी के लिए 100 करोड़ रुपए बहुत सारे पैसे हैं। सो बहुत सारे पैसे होना इज नॉट क्लियर गोल, क्वांटिफाइबल नहीं। फिर कुछ साहब कहते हैं कि अच्छा जी 50 लाख, ओके 50 लाख नंबर मिल गया, अभी भी क्वांटिफाइबल नहीं है। अरे ये क्यों? 50 लाख कौन सी करेंसी के? 50 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, या 50 लाख पाउंड्स की बात कर रहे हैं, या 50 लाख दिरहम की बात कर रहे हैं? तीनों करेंसीज के 50 लाख में जमीन आसमान का फर्क है। इट्स अ बिग डिफरेंस। सो अगेन, मैं इस गोल सेटिंग की ट्रेनिंग की डिटेल में आज नहीं जा रहा हूँ इस ट्रेनिंग के अंदर, बट जस्ट टू लेट यू नो
आपका गोल क्लियर होना चाहिए एज अ नेटवर्क लीडर, और वो क्वांटिफाइबल होना चाहिए, वो एक नंबर की सूरत में होना चाहिए, वो आप फौरन उसको बयान कर सको, आपको स्टोरी सुनानी ना पड़े उस गोल को बयान करने के लिए। ये मेरा गोल है, ये ऐसे मुझे अचीव करना है। पहली बात ये हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट बात। फिर आप उस गोल को एवरी सिंगल डे, हर वक्त वो गोल आपके हवास पे सवार होना चाहिए। अच्छा, अब ये कुछ लोग जब मेरी डिस्कशन होती है इस पॉइंट के ऊपर, कुछ लोग बोलते हैं कि हवास पे सवार करने से हमारी जिंदगी के दूसरे एस्पेक्ट्स जो हैं वो मुतासिर होंगे। अरे भाई, अगर आप हवास पे सवार नहीं करेंगे और ये गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, फिर आपकी जिंदगी के दूसरे सारे एस्पेक्ट डेफिनेटली मुतासिर होंगे। अगर ये गोल आप अपने हवास पे सवार कर लेते हैं, तो एटलीस्ट एक ना एक दिन, आज से 1 महीने बाद नहीं, तो 6 महीने बाद नहीं, तो 1 साल बाद नहीं, तो 2 साल बाद नहीं, तो 5 साल के बाद आप अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। डिपेंड करता है कितना बड़ा गोल है आपका। छोटा गोल, उसके ऊपर ऑफ कोर्स टाइम पीरियड छोटा होता है, जल्दी अचीव हो जाता है। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है, उसके लिए आपको बड़ा टाइम लिमिट चाहिए। तो जितना भी टाइम लिमिट आपने अपने गोल पे रखा है, वो अल्टीमेटली कभी ना कभी अचीव होगा, और उसके बाद आपकी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स और बेहतर हो जाएंगे और इम्प्रूव हो जाएंगे। उसको आप एंजॉय कर सकते हो। अपने हवास पे सवार कर लीजिए, आप उसको हमेशा रिमेंबर रखिए, याद रखिए। वो आपको हर वक्त पिंच करते रहना चाहिए। वो ऐसा गोल होना चाहिए कि जो हर वक्त आपको आपका आपका जोश बढ़ाता रहे, आपका खून गर्माता रहे। और ये करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस गोल के साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए। इमोशनल अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात। अभी कल परसों मेरी डिस्कशन हो रही थी मेरे बड़े भाई से, और हम डिस्कस कर रहे थे कि बचपन की मेमोरीज की बात कर रहे थे कि बचपन की मेमोरीज जो हैं, किस एज से बाद जाके मेमोरीज याद रह जाती हैं और किसके बाद नहीं रहती हैं, और क्या होता है। मेरा छोटा बेटा है माशाल्लाह, 2 साल का भी होने वाला है, तो उसके बारे में हम सोच रहे थे कि क्या सोचता होगा, उसको क्या याद रहेगा जब ये बड़ा हो जाएगा। सो लंबी डिस्कशन के बाद पॉइंट ये निकला कि बचपन की वो तमाम चीजें सारी उम्र के लिए याद रह जाती हैं, जिसके साथ कोई ना कोई इमोशनल अटैचमेंट रहती है। वो सारे वाकयात जो जिसके साथ कोई ना कोई इमोशनल, कभी आप बहुत डर गए हो, वो भी एक इमोशनल पीक है। कभी आप बहुत खुश हुए हो किसी चीज से, वो भी एक इमोशनल पीक है। कभी बहुत सदमा खुदा ना खासा लगा हो, बहुत गम हुआ हो किसी वजह से, वो भी एक इमोशनल पीक है। ये तमाम इमोशनल पीक वाली चीजें जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट होती है, वो तमाम यादें, मेमोरीज सारी उम्र के लिए आपके जहन में याद रह जाती हैं। उसके अलावा इर्द गिर्द की चीजें आपको भूल जाती हैं। ऐसा है या नहीं है? आपने बचपन में नजर दौड़ा के देखिए कि बचपन के वो तमाम आपने 2-3 साल से लेके जब से मेमोरीज रहना शुरू हो जाती हैं, और अब तक कितने ही साल तो गुजार लिए, उन कितने ही सालों की कौन कौन सी मोटी मोटी बातें आपको याद है? अभी भी आपको बिल्कुल जब छोटे थे बचपन की 2 4 5 मेन इवेंट्स याद होंगे, और वही होंगे जिसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट लगी हुई होगी, जिसमें आप पीक इमोशंस पे होंगे। सो अगर आपको गोल्स अपने अपने गोल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, और अपने गोल्स को ऐसा बनाना है कि वो आपका खून गरमाते रहे, आपको जोश दिलाते रहे, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट डालिए। देन गोल्स एडजस्ट होते रहते हैं वक्तन फवक्तन, ठीक है। गोल्स को बढ़ाते रहते हैं आप वक्तन फवक्तन। अब नॉर्मली मैं हमेशा ये करता हूँ, मेरे लाइफ में एवरी ईयर मैं गोल सेट करता हूँ कि इस साल मुझे क्या करना है, ठीक है, और या अगले 3 साल में मुझे क्या करना है, या अगले 5 साल में क्या करना है। मुझे डिफरेंट तरह के गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, मिड रेंज गोल्स होते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, राइट। जो तीनों तरह के गोल्स मैं सेट करता हूँ अपनी लाइफ में। और बाद दफा टाइम आता है आपको गोल को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, गोल एडजस्ट होते रहते हैं, और एक दफा जब आप गोल एक अचीव करते हैं, अगले साल आप उसको उससे बड़ा गोल सेट करते हैं, रीएडजस्टमेंट। और फाइनली कि आप अपने गोल्स को कभी छोड़िए मत। अगर आपने पहले सारी चीजें की हैं, इससे पहले जो हम बात कर रहे हैं अभी तक गोल्स के बारे में, अगर आपने वो सारी चीजें कर ली हैं, तो आप कभी अपने गोल को छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके गोल को छोड़ेंगे नहीं, तो गोल आपको छोड़ेगा नहीं। याद रखिए कि विनर्स नेवर क्विट, और क्विटर्स नेवर विन। सो ये तो साहब पहला इंपॉर्टेंट चीज, गोल ओरिएंटेड होना एज अ नेटवर्क लीडर। ये चीज आपके लिए इंतहाई जरूरी है। आपको क्लैरिटी के साथ आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको होंगे तो आप अपनी टीम में भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं गोल्स की क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
आगे चलते हैं साहब नंबर 2 के लिए। नंबर 2 में प्लान और स्ट्रेटजी की बात हो रही है। एक दफा जब अपना गोल आप सेट कर लेते हो, अपना मकसद आप सेट कर लेते हो कि ये मुझे अचीव करना है, उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप एक प्लान डिवाइस करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। ओके, अब अपने गोल के जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है उसके आप पहले टुकड़े करते हैं और देखते हैं कि उन टुकड़ों में से पहला स्टेप कौन सा है जो आपको अचीव करने का है, एंड देन आप उसके लिए एक प्लान बनाते हैं। एक्चुअली आप डिफरेंट प्लान्स बनाते हैं गोल को अचीव करने के लिए और उसमें से बेस्ट प्लान चूज करते हैं और फिर उस प्लान को आप ब्रेक डाउन करते हैं स्ट्रेटजीज में, डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं और फिर बेस्ट स्ट्रेटजी चूज करते हैं। इसको एक्सप्लेन कैसे करना चाहिए, बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, बट सिंपल इज दिस के अगर आपको यहाँ से, मैं लंदन में रहता हूँ और यहाँ से अगर मुझे मैनचेस्टर जाना है या ग्लासगो जाना है जो कि स्कॉटलैंड में है, नॉर्थ में है, तो ये तो हो गया मेरा गोल। ओके, लॉन्ग टर्म मुझे यहाँ पहुंचना है, ये मेरी डेस्टिनेशन है। उसके बाद अब मैं प्लान करूंगा कि मुझे करना क्या है वहां पहुंचने के लिए। ओके, प्लान मेरा ये है कि मैं यहाँ से प्लेन पे जाऊं या फिर यहाँ से मैं ट्रेन पे जाऊं या फिर यहाँ से मैं कार पे जाऊं या पैदल चल के जाऊं, कौन से दिन में निकलूं और कब मैं पहुंचूं, कब मुझे पहुंचना है वहां पे। ठीक है, ये तमाम चीजें जो है ये प्लान का हिस्सा होती हैं कि मुझे किस तरह से अपने गोल तक पहुंचना है। एक दफा ये प्लान बन गया, ओके, प्लान बना ये कि मुझे गाड़ी ड्राइव करके जाना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, प्लेन की चॉइस थी, ट्रेन की चॉइस थी, डिफरेंट आपने प्रोज एंड कॉन्स देखे कि प्लेन में जाने से ये फायदा है, टाइम कम लगेगा, लेकिन नुकसान ये है कि आप रास्ते की सीनरी मिस कर जाएंगे। अगर ट्रेन से जाएं तो ये फायदा है, ये नुकसान है, गाड़ी से जाएं तो ये फायदा है, ये नुकसान है। तो ये इन सारी चीजों को आप एक जगह रख के कंपेयर करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं और एक प्लान आप फाइनलाइज करते हैं कि ये मेरा प्लान है इस गोल को अचीव करने के लिए। ओके, उसके बाद जब आप प्लान चूज कर लेते हैं, देन उस प्लान को छोटी स्ट्रेटेजीज में तोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा गोल है यहाँ से लंदन से ग्लासगो जाना, ये गोल हो गया, ये मकसद हो गया। प्लान मैंने चूज किया कि मैं ड्राइव करके जाऊंगा। ओके, ड्राइव करके जाने का प्लान बन गया और अब स्ट्रेटेजी की बारी आती है। अब ड्राइव करके मैं कई तरीकों से जा सकता हूँ ग्लासगो। मैं मोटरवे ले सकता हूँ, मैं जो ए रोड्स होती हैं, थोड़ी मोटर से छोटी रोड्स होती हैं लेकिन काइंड ऑफ जीटी रोड्स होती हैं, ड्यूल कैरेजवेज बोलते हैं, वो ले सकता हूँ। या मैं छोटी स्मॉल टाउन रोड ले सकता हूँ। ठीक है, एक टाउन से दूसरे टाउन से तीसरे टाउन से चौथे टाउन घूमते 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 ग्लासगो पहुंच सकता हूँ। डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है, राइट, कि मुझे क्या करना है। अब बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं चूज करूंगा। ओके, एंड देन अगेन देखें, अब जेन में ये बात जाएगी, ऑब्वियसली आप मोटरवे लेंगे। ओके, अब मोटरवे लेंगे या फिर स्मॉल टाउन रोड लेंगे, दोनों में से क्या मैं चूज करूंगा ये डिपेंड करता है उस वक्त की नजाकत के ऊपर। कैसे, किस तरह से? फॉर एग्जांपल ये कि मोटरवे से जाने से ऑफ कोर्स गाड़ी स्पीड से जाएगी, टाइम कम लगेगा और गाड़ी का फ्यूल भी सेफ होगा बिकॉज आप एक स्पीड पे जा रहे होते हैं। अगर आप छोटे टाउन रोड से जाएंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, हैसल भी ज्यादा होगी, परेशानी भी ज्यादा होगी, ट्रैफिक है, गाड़ियां हैं, ब्रेक लग रही है, ये है वो है, फ्यूल भी ज्यादा कंजम्पशन हो रही है आई गेस टाउन रोड पर जाने की वजह से, अर्बन एरिया में जाने की वजह से। लेकिन अब इसमें अगर मुझे उस टाउन में रास्ते में एक प्रेजेंटेशन करना है, एक प्रोस्पेक्ट को मिलना है, ओके, और वो प्रोस्पेक्ट में भी कल को जाके वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क लीडर बन सकता है मेरी टीम में। अब बताइए, क्या मैं मोटरवे चूज करूंगा या वो टाउन रोड चूज करूंगा? ओके, ऑब्वियसली जवाब आपके सामने आ गया, टाउन रोड चूज करेंगे। ओके, हालांकि मोटरवे पे तो कम टाइम लग रहा था, बट दिस इज स्ट्रेटेजी। ठीक है, गाड़ी का रास्ता मैंने प्लान बना लिया कि मैं गाड़ी से जा रहा हूं। अब मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं ये वाला जो शुरू का हिस्सा है ये मैं मोटरवे से नहीं करता, रास्ते में एक टाउन आ रहा है, वहां टाउन में जाके रुक के वहां प्रेजेंटेशन करूंगा, वो खत्म करूंगा, उसके बाद मोटरवे ले लूंगा।
rather than कि यहीं से मोटरवे पे बैठ के मैं ग्लासगो पहुंच जाऊं। आप आई होप कि आप समझ रहे हैं इस सारे डिफरेंस को। सो ये मतलब तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, गोल सेटिंग, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी डिजाइन करना। और ये कोई बना के आपको नहीं दे सकता, आपके हालात को देखते हुए, उस वक्त की सिचुएशन को देखते हुए, आपका गोल क्या है, आपके करंट सर्कमस्टांसेस क्या है, उनको देखते हुए आप ये गोल, प्लान और स्ट्रेटजी सेट करते हैं। अब देखिए इसमें अब स्ट्रेटजी बदल सकती है आपकी आपके प्लान के हवाले से, डिपेंड करता है कि आपकी गोल की नीड क्या है। अब अगर मुझे ग्लासगो पहुंचना है एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, मेरे ऊपर टाइम पीरियड की एक बांध लग गई कि मुझे इस टाइम पीरियड में पहुंचना ही पहुंचना है ग्लासगो, लंदन से लंबा सफर है अब। ओके, अब मैं मोटरवे पे बैठा, प्लान ये तय हुआ कि मुझे गाड़ी पे जाना है, वो प्लान था मेरा। स्ट्रेटजी अब ये बन गई कि नहीं भाई, मैं अब ये जो मीटिंग, रास्ते में एक टाउन आ रहा है, एक प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन जो हो रही है, इसको छोड़ देता हूं अभी, मैं मोटरवे पकड़ के सीधा ग्लासगो पहुंचता हूं, क्योंकि वहां पे मुझे शाम में 8 बजे पहुंचना है, क्योंकि वहां पे शाम में 8 में 50 लोगों की ट्रेनिंग हो रही है। ओके, उन 50 लोगों को मुझे ट्रेनिंग करना है, क्योंकि मेरे पास टाइम बाउंड है। अब मैं स्ट्रेटजी बदल चुका हूं, अब मैं कह रहा हूं नहीं, अब मैं छोटे टाउन से नहीं जाऊंगा, इन प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन देना अच्छी बात तो थी, लेकिन उन 50 लोगों को ट्रेनिंग देना ज्यादा अच्छी बात है। सो मैं अब स्ट्रेटजी बदल ली है, मैं अब ये मोटरवे से सीधा जा रहा हूँ ग्लासगो। ऑलराइट, सो यू हैव टू हैव अ क्लियर गोल फर्स्ट, उसके बाद आप उस गोल को अचीव करने की अपने प्लानिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, उन प्लान में से बेस्ट प्लान को चूज करेंगे, देन आप उसकी छोटी छोटी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, और स्ट्रेटजीज बहुत जो है वो फ्लेक्सिबल होती हैं। ओके, प्लान्स से ज्यादा फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजीज होती हैं, प्लान थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, और गोल्स उससे भी कम फ्लेक्सिबल होते हैं। एक दफा आप गोल सेट कर लें, ठीक है, फिर पड़ जाए उसके पीछे, उसको फ्लेक्सिबल मत बनाए कि डेली आप उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आपने गोल बनाया कि मुझे एक्स अचीव करना है, कल को थोड़ा सा मुश्किल लगा बिजनेस, आप कहते हैं यार एक्स तो थोड़ा मुश्किल है, ऐसे करो एक्स पे से आधा किलो काट दो, एक्स माइनस आधा किलो अचीव करना है मुझे। कल को थोड़ा सा और डिफिकल्ट लगा, कोई चैलेंजेस आए रास्ते में, आप कहते हैं यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब ऐसे करते हैं एक्स माइनस 3 किलो कम कर दो भाई। ठीक है, आपके गोल्स, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है स्ट्रेटजी, प्लान और गोल में। आपका गोल जो है वो लेस फ्लेक्सिबल है, उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल आपका प्लान है, और स्ट्रेटजी जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ओके, सो ये तो था दूसरी हैबिट जो कि एक सक्सेसफुल नेटवर्कर के अंदर होती है। तीसरी हैबिट की बात करते हैं, एंड दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, दुनिया का कोई भी काम उठा लीजिए, दुनिया का कोई भी बिजनेस उठा लीजिए, दुनिया का कोई भी रिलेशन उठा लीजिए, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, उनके अंदर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। बाप बेटे का, या पेरेंट्स चिल्ड्रन का रिलेशनशिप है, उनके दरमियान कम्युनिकेशन होना जरूरी है। आपका रिलेशनशिप आपके हमसायों के साथ, आपके दरमियान कम्युनिकेशन जरूरी है। आपके बॉस के साथ आपका रिलेशनशिप, या आपके सबॉर्डिनेट्स जो हैं आपके ऑफिस में, उनके साथ रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट्स के अंदर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। राइट, दुनिया का कोई भी काम, बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेइंग इन टच, सेम अप्लाइज टू आवर नेटवर्क। और हमारे नेटवर्क में कम्युनिकेशन ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दुनिया के किसी भी और काम के लिए, बिकॉज आप लोगों को लीड कर रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन से आउट हो जाएंगे तो लोग जो हैं वो रास्ता भटक जाते हैं वेरी वेरी सून। ना, सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो तो यह है कि आप अपना लीडरशिप ग्रुप तैयार करें। ओके, लीडरशिप ग्रुप नेटवर्किंग इंडस्ट्री में नॉर्मली हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि आपकी एक टीम में, आपकी 2 टीम्स हैं, बाइनरी बिजनेस अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो 2 टीम्स में से आपकी एक टीम में ऊपर तले जब 3 लीडर्स आ जाते हैं, और दूसरी टीम में ऊपर तले जब 3 लीडर्स आ जाते हैं, ऊपर तले की जब बात है उसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, पहला राइट टीम में जो पहला ही आपने बंदा स्पॉन्सर किया है, मे बी ही इज अ लीडर। ठीक है, और लेफ्ट टीम में जो पहला आपने स्पॉन्सर किया है, जो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर है, मे बी वो लीडर नहीं है, वो बस कच्चा पक्का है। राइट, लेकिन वो जिसको लेके आया वो लीडर है।
ठीक है, तो वो आपका लीडरशिप लेवल 1 बन जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसके साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट होके काम करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग में भी 2-3 लेवल नीचे कोई भी उनके अच्छा लीडर नहीं है, लेकिन उसके बाद कोई लीडर मिला उनको दूसरा, फिर उसके बाद उसके नीचे कोई इतना अच्छा, उसके बाद लीडर मिला। 3 लीडर्स ऊपर नीचे जब आपकी एक टीम के अंदर स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, उस वक्त आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो गया है, ठीक है? आपका नेटवर्क में कितने लोग हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके नेटवर्क में कितने लीडर्स हैं ऊपर नीचे स्टैक हुए हुए, ये ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सबसे पहले आपको लीडरशिप का ग्रुप क्रिएट करना है अपनी टीमों के अंदर से। अपनी राइट टीम उठाइए, लेफ्ट टीम उठाइए, उसमें देखिए कौन से वो लोग हैं जो कि लीडरशिप लेवल को क्वालिफाई करते हैं आपके हिसाब से। ओके, जो भी आपकी डेफिनेशन है लीडरशिप की, उसके हिसाब से। अगेन आज इस ट्रेनिंग में मैं लीडरशिप की ट्रेनिंग में जाना नहीं चाह रहा हूँ कि लीडरशिप क्या होती है और लीडरशिप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और लीडरशिप को पॉलिश कैसे किया जा सकता है आपकी डाउनलाइन में, वगैरह वगैरह। वो दैट्स अ टोटली सेपरेट टॉपिक। बट वंस यू आइडेंटिफाई अ लीडर आपकी टीम में, उनका एक ग्रुप बना ले, सेपरेट ग्रुप, कोर टीम का ग्रुप आपका, कोर लीडरशिप आपकी, एक टीम राइट टीम की अलग से, लेफ्ट टीम की अलग से, उसकी लिस्ट बना ले। ओके, व्हेन आई बिल्ड माय नेटवर्क, मेरे पास मेरे कोर टीम के लीडर्स जो हैं वो ईमेल में स्टोर होते हैं, मेरे मोबाइल में स्पेशल ग्रुप बना होता है कोर टीम का अपने लीडर्स का, और फेसबुक के ऊपर, स्काइप के ऊपर, जो भी कम्युनिकेशन चैनल के जरिए हो सकते हैं उसके ऊपर मैंने अपने ग्रुप्स बनाए हुए लीडरशिप्स के। ओके, सो सबसे पहले लीडरशिप ग्रुप बनाइए कि किन लोगों से आपको कम्युनिकेट करना है, ऑलराइट? और फिर उसके बाद डेली इन टच रहिए उस ग्रुप के साथ, डेली इन टच आपका होना चाहिए, ठीक है? डेली इन टच का मतलब ये नहीं कि सुबह सुबह कॉल करके आप सबसे बात करना शुरू कर दें, हाँ भाई सुनाएं, फिर कैसा हुआ, रात अच्छी गुजर गई, नींद अच्छी आ गई, तबीयत अच्छी है, सुबह अच्छी लग रही है, नाश्ता वाश्ता किया आपने, नहीं किया? नो, इट्स नॉट अ सोशल ग्रुप, ये बिजनेस ग्रुप है आपका, राइट? कॉल उठा के आप खैर खैर तो खैर पूछ ही लेंगे उसकी, बट यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स। ओके, ये सोशलाइज करने की कहानी नहीं हो रही यहाँ पे। सो आपका लीडरशिप ग्रुप बन गया, उसके बाद आप डेली इन टच रहिए, चाहे शॉर्ट कॉल ही करें, चाहे 1 मिनट की कॉल। अच्छा, डेली इन टच करने का ये भी मतलब ही नहीं है कि आपके ग्रुप में अगर 10 लोग हैं लीडरशिप ग्रुप के, तो हर बंदे के साथ 1 घंटा डेली लगा रहे हैं, आपके 10 घंटे तो गए ना, फिर आप काम क्या करेंगे? फिर आप लीडरशिप कहां से चलाएंगे, नेटवर्क कहां से चलाएंगे आप, राइट? डेली इन टच रहने का मतलब ये है कि से हेलो, फाइंड आउट कि सब ठीक चल रहा है, कहीं आपकी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, मशवरे की या फिजिकल हेल्प की, आप उनकी मदद करना है, उनको आपकी जरूरत है, वगैरह वगैरह, राइट? तो सम टाइम 1 मिनट की कॉल होती है, सम टाइम 5 मिनट की कॉल होती है, हो जाती है, सम टाइम 10, 15, 20 मिनट की कॉल हो जाती है अपनी लीडरशिप टीम के साथ। बट अपना टाइम जो आप स्पेंड करें कम्युनिकेशन के ऊपर, मेक श्योर कि यूज इट इफेक्टिवली। ओके, मैंने बहुत सारे लोगों को इस एरिया में आके मार खाते हुए देखा है। वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को समझ आ जाती है, हाँ भाई कम्युनिकेट करना है मुझे अपने लीडर के साथ, कितने मेरे ये 5 लीडर हैं जी मेरी टीम में। अच्छा, अब वो 5 लीडर टीम में है, उनके साथ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन हो रहा है, सारा सारा दिन उनके साथ बिताया जा रहा है, सारी सारी शाम उनके साथ बिताई जा रही है, ठीक है, लेट नाइट्स तक बैठा जा रहा है, बैठ के इकट्ठे खाने खाए जा रहे हैं, और उस सारे टाइम पीरियड के अंदर डिस्कशंस हो रही हैं इस चीज के ऊपर कि यार देखो ये हमारी कंपनी कितनी अच्छी है, हमारी कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमने, कितना अच्छा ये जबरदस्त किस्म का बिजनेस, वाओ मजा आ गया यार, क्या बात है इस कंपनी की, क्या बात है इस बिजनेस की, क्या बात है इस प्लेटफॉर्म की, क्या बात है इस प्रोडक्ट की, राइट? वो हैवी कम्युनिकेशन शुरू हो गई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जरूरत से ज्यादा, राइट? नाउ स्टे इन टच, बट बैलेंस बरकरार रखिए, डेली टच। ओके, और आप अपनी टीम में यू सपोर्ट एवरीवन, लेकिन वर्क विथ फ्यू। हर किसी को सपोर्ट आप करते हैं, सपोर्ट करने का मतलब जो है नॉर्मली कुछ लोगों के ज़हनों में ये होता है कि आई डोंट नो कि हर इंसान की डिफरेंट डेफिनेशन है। कुछ लोग ये समझते हैं सपोर्ट करने का मतलब पैसे देना। अच्छा, अक्सर ये होता है, कुछ कहते हैं हमें सपोर्ट कर दें, तो मैं मेरा आगे जवाब होता है ऑफ कोर्स मैं आपके साथ हमेशा हूँ सपोर्ट के लिए। तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि आतिफ भाई ने यस कह दिया कि वो हमें पैसे देने वाले हैं। मेरी डेफिनेशन सपोर्ट की पैसे देना नहीं थी, मे बी उनकी थी कि
सपोर्ट का मतलब पैसे लेना होता है। तो वो अपनी जगह पे खुश हो रहे हैं, मैं अपनी जगह पे खुश हो रहा हूँ, बाद में फिर वो कहते हैं यार आतिफ भाई ने कह के मुकर गए। हालांकि ऐसी बात नहीं हुई भाई, मेरी डेफिनेशन नहीं है सपोर्ट की पैसे देना, राइट? अगर आप डायरेक्टली पूछते तो एक अलग बात थी। ओके, सो कुछ लोगों की सपोर्ट की डेफिनेशन होती है कि आप हमारे साथ इस तरह से बिहेव करें, ये कर दें, वो कर दें। सो जो भी डेफिनेशन आपकी सपोर्ट की है काइंडली उसको करेक्ट कर लें। सपोर्ट का मतलब ये है कि आप उनके लिए मौजूद हो एज अ सरपरस्त, उनके बिजनेस की हेल्प करने के लिए। दैट इज कॉल्ड जनरल सपोर्ट। मैं आपको सपोर्ट करता हूं आपके कॉज में, ठीक है? ये बड़े बड़े दुनिया के जो मशहूर तरीन लोग हैं, इन्होंने अपने गुड कॉजेज जो बनाए हुए हैं, जैसे कि अब बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स दुनिया का रिचेस्ट तरीन इंसान है। उनका एक कॉज है कि वो अपनी आधी जायदाद उन्होंने चैरिटी के नाम कर दी हुई है, और उनका कॉज ये है कि दुनिया के जितने भी बिलियनर्स हैं उन सबको मोटिवेट करें कि वो भी अपनी अपनी आधी जायदाद चैरिटी में दे दें, ठीक है? एंड ही इज रनिंग दैट कॉज। वो किसी ने 10% लिख दिया है, किसी ने 20% कर दिया, किसी ने 5% कर दिया, वगैरह वगैरह। सो इस गोइंग ऑन। तो मैं बिल गेट्स को सपोर्ट करता हूं उनके इस कॉज के अंदर। ओके, अब सपोर्ट करने का मतलब ये है कि मैं उनको उनकी फिलोसफी में उनको सपोर्ट कर रहा हूं, ऑफ कोर्स। ऑलराइट, सो सपोर्ट एवरीवन बट वर्क विथ फ्यू। आपकी टीम में अब इससे पहले जिस नेटवर्क में मैं था, मेरी टीम में 6 मिलियन से ज्यादा लोग थे। अब 6 मिलियन लोगों को मैं सबको सपोर्ट करता था, ओके? लेकिन उन 6 मिलियन में से मैंने चंद लीडर्स चूज किए थे जिनके साथ मैं मिलके काम करता था, उनके साथ मिलके डिसीजन मेकिंग करता था, उनके साथ मिलके प्लानिंग करता था, उनके मिलके स्ट्रेटेजी डिजाइन करता था, उनके साथ मिलके एग्जीक्यूशन करता था उस स्ट्रेटेजी की, उस प्लान की, और सबका बिजनेस बढ़ रहा था। दैट्स हाउ आई वर्क। सो और यही वो जो आप लीडरशिप ग्रुप तैयार किया आपने चंद लोगों अपनी टीम के अंदर, वो लोग हैं जिनके साथ आप मिलके काम करते हैं। और हमेशा याद रखिए, कम्युनिकेशन में नेगेटिव गोज डाउन एंड पॉजिटिव गोज अप। ओके, नेगेटिव गोज डाउन और पॉजिटिव गोज अप नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। यही सबकी सबसे बड़ी गलती बहुत सारे लोग करते हैं। नेगेटिव गोज अप एंड पॉजिटिव गोज डाउन। सबसे बड़ी गलती जो नए नए लोग करते हैं, जो जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री का, वो ये गलती करते हैं कि कोई भी अगर उल्टी सीधी न्यूज मिलती है या नेगेटिव न्यूज मिलती है, सबसे पहले उसकी डाउनलाइन के जाके डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, और जो पॉजिटिव न्यूज है वो अपलाइन को बताते रहते हैं। ओके, मैंने ये कर दिया, मैंने वो, अपलाइन को सारी कहानी सुना रहे हैं, मैंने बड़ा 30 मार खान हूं, मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ओके, हालांकि पॉजिटिव चीजें डाउनलाइन को बोलनी चाहिए थी, और नेगेटिव चीज जो आपके लिए नेगेटिव थी, मे बी आपकी समझ उतनी नहीं थी, मे बी आप उस चीज को समझ नहीं पाए जो वक्ती तौर पे लगी आपको नेगेटिव, बट थी नहीं वो। और जब आप वो नेगेटिव चीज ले जाके अपनी अपलाइन से डिस्कस करते हो, तो वो आपको एक्सप्लेन करता है, समझाता है, थोड़ा कुछ समझ में आता है, आप कहते हैं अच्छा हाँ मुझे समझ आया, तो बेसिकली वो क्लैरिफाई हो गया। लेकिन अगर आपने वो नेगेटिव फेज के अंदर जब गुजर रहे होते हैं, उस वक्त वो नेगेटिव चीजें डाउनलाइन से डिस्कस कर ली, उसके बाद आपको क्लियर भी हो गया, अगर वो जो डैमेज आपने पहुंचा दी है अपनी डाउनलाइन को, वो क्लियर कभी नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। नेगेटिव गोज अप, पॉजिटिव गोज डाउन। नाउ ये तो बात थी कम्युनिकेशन की। आपको कनेक्ट रहना चाहिए अपनी लीडर के साथ। एंड बहुत सारे लोग, छोटी छोटी चीजें हैं, अब बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, मैं तो सारी चीजें की है, मैंने मेहनत भी की है, मैंने काम भी किया, मैंने ट्रैवलिंग भी की, मैंने वो भी किया, मैंने प्रेजेंटेशंस भी की, मैंने सब कुछ किया, मेरा नेटवर्क नहीं चलता। और फिर मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ, फॉर एग्जांपल डिफरेंट, अब मुझे कोई मुझसे लोग आके मिलते पूछते डिस्कस करते हैं कि आदित्य भाई मुझे जरा समझाइए, बताइए मैं कैसे नेटवर्क अपना बनाऊं। अब मेरे पास कोई जादू का इल्म तो नहीं है कि मुझे मालूम हो जाएगा कि किस तरह किस वजह से आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है। तो मैं क्वेश्चन ही कर सकता हूँ उनसे। मैं क्वेश्चन करता हूँ, अच्छा आप ये करते हैं? हाँ जी मैं ये करता हूँ। अच्छा आपने ये किया है ऐसे? हाँ जी मैंने ये किया ऐसे। अगर ये कैसे आप कर रहे हैं? मैं ये ऐसे कर रहा हूँ। ओह इसको थोड़ा सा ऐसे दुरुस्त कर लीजिए। ये आपने किया है? हाँ जी मैं ये किया है। फिर सम टाइम ऐसे होता है, क्या आप अपने लोगों से कनेक्ट में रहते हो, डेली उनसे बात करते हो, आपके जो टॉप लीडर्स हैं, 3 4 5 6 लोग? फिर वो कहते हैं
ओ, वो तो जी, वो तो मेरी डाउनलाइन के लोग हैं, तो उनको मुझे कॉल करनी चाहिए, तो वो तो कॉल नहीं करते, इतने ऐसे शहजादे हैं वो, और मैं उनका मुंह देख रहा होता हूँ। भाई, आपका जो लीडरशिप ग्रुप है 4-5 लोगों का, आपने वो बनाया, और अगर आपने बनाया भी और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको कॉल करेंगे, अरे भाई, वो आपका लीडरशिप ग्रुप है, आप उसके लीडर हो, आपको उनको लेके चलाना है, आपको एग्जाम्पल सेट करनी है, आपको उनको कॉल करना है डेली, आपको उनसे बात करनी है, ताकि वो लोग भी अपने अपने लीडरशिप ग्रुप बनाएंगे और वो अपने लोगों को कॉल करेंगे। नहीं नहीं, मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूं ना जी, देखिए आप, मेरी इतनी इज्जत है, इतना बड़ा लीडर हूं मैं, इतना ज्यादा बड़ा लीडर हूं मैं, तो अब मैं थोड़ी कॉल करूंगा अपनी डाउनलाइन में टीम के लोगों को। सो ये समटाइम्स ये वाली गलती निकलती है। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, नेटवर्क नहीं चल रहा, बड़ा नेटवर्क नहीं बना रहा, मेरी 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 टीम नहीं चल रही है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना, डेफिनेटली कोई ना कोई वजह होगी। वो वजह इसी तरह की चीजें, इसी तरह की ट्रेनिंग्स जो हम कर रहे हैं, आप इस ट्रेनिंग को सुन रहे हो, इसी तरह की ट्रेनिंग, इसी तरह की स्किल्स को सीखने से मालूम कर सकते हैं कि वो कौन सी वजह है जो मैं गलत कर रहा हूं, और अगर मैं ठीक कर लूं, दुरुस्त कर लूं, तो मैं कामयाबी से नेटवर्क बना सकता हूँ। तो मे बी ये वो एक वजह हो, मे बी ये वजह ना हो, मे बी ये आप सही कर रहे हैं ऑलरेडी, मे बी मोर देन वन रीजंस हो जिसकी वजह से आपके नेटवर्क से स्ट्रांगली बढ़ नहीं रहे। आगे चलते हैं अब हम फोर्थ रीजन की तरफ, फोर्थ हैबिट की तरफ, जो कि एक सक्सेसफुल नेटवर्कर्स में होती है, एंड दैट इज मीटिंग्स और इवेंट्स क्रिएट करना। हर सक्सेसफुल नेटवर्कर अपनी टीम में खुद से मीटिंग्स और इवेंट्स और ट्रेनिंग्स और एक्टिविटी का वर्ड यूज करता हूं मैं इन जनरल, अपनी टीम में एक्टिविटी क्रिएट करें, अपनी टीम में हलचल क्रिएट करें। ओके, आपको करना है ये। मैंने अक्सर नेटवर्कर्स से डिस्कशन करते हुए सुना है, ओ फिर ये तो जी कंपनी का काम है ना जी, मीटिंग करना, इवेंट्स करना। होल्ड ऑन अ मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी का काम है? ये बिजनेस किसका है? नहीं, बिजनेस तो मेरा है ना ये। अच्छा, बिजनेस आपका है और मीटिंग्स और इवेंट्स क्रिएट करना कंपनी का काम है? हाँ ना जी, वो तो ऐसे ही होता है नॉर्मली, ऐसे कहाँ होता है, राइट? पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल नेटवर्कर्स हैं, अगर आप उनसे जाके देखें, उनका काम करने का अंदाज देखें, दे क्रिएट देयर ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स एंड इवेंट्स। हाँ, कंपनी करती है अपने कॉर्पोरेट इवेंट्स, कंपनी वंस इन अ वाइल अपना कॉर्पोरेट इवेंट करेगी, चाहे वो क्वार्टर में एक दफा है, चाहे साल में 2 दफा है, बाय क्वार्टरली, चाहे साल में एक दफा है, वो हर कंपनी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, कंपनी बड़े इवेंट्स करेगी, बट हलचल तो अपने ग्रुप में आपको मचानी है ना, वो हल्ला गुल्ला जो आपके ग्रुप में करना है वो आपको करना है, वो एक्टिविटी जो क्रिएट करनी है वो आपको करनी है। सो मीटिंग्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज कीजिए, और मीटिंग्स एंड इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो हैं वो भी आपको सीखनी पड़ेंगी ओवर टाइम। मैंने बहुत सारे अगेन इस इतने सालों के सफर में और इतने कंट्रीज के और कॉन्टिनेंट्स के ट्रेवल्स में और इतने हजारों लोगों से मिलने के बाद मैंने ये देखा है कि हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इस चीज का बहुत बड़ा फुकदान है कि जो हमारे नेटवर्कर्स लोग होते हैं, नेटवर्क लीडर्स लोग होते हैं, उसमें से बहुत कम लोग इस लेवल पे होते हैं कि वो एक क्वालिटी मीटिंग और इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकें खुद से। ओके, मीटिंग और इवेंट ऑर्गेनाइज करना कोई बहुत मुश्किल स्किल नहीं है ना। ऑफ कोर्स आपको एज अ ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बनना पड़ता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे नेटवर्कर्स देखे हैं, वो जी मीटिंग है, फिर तो मीटिंग खुद ही ऑर्गेनाइज हो जाए यार, अल्लाह करे ये बस खुद ही हो जाए मीटिंग अच्छी सी। ठीक है, और फिर जाके अपनी टीम में कह दिया, देखो भाई अच्छी सी मीटिंग करनी है सब लोगों ने, अच्छा सा इवेंट करेंगे हम सब लोग मिलके। ओके, अच्छा सा इवेंट करें, दिन आ गया, कोई चीजें ऑर्गेनाइज नहीं हुई हुई, तो किस तरह से आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे? क्योंकि इवेंट और हमारी मीटिंग्स और इवेंट्स पे जो लोग आते हैं, उनके लिए बिजनेस टच करने की रियल जगह, देखें अब जॉब है ना, कोई लोग जॉब करते हैं, सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, सूट वूट पहनते हैं, ट्रैफिक में इतने धुएं में, इतनी रश के अंदर, इतने लंबा टाइम ट्रैफिक में बैठ के गुजारा करते हुए ऑफिस पहुंचते हैं। वो ऑफिस पहुंचना उनके लिए एक एक्टिविटी है, ऑफिस पहुंचते वो उनकी वर्क प्लेस है, वाओ, दे फील प्राउड, मैं ऑफिस आ गया हूँ, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ मैं काम करता हूँ, राइट, यहाँ से मैं पैसे कमाता हूँ। सो उनके लिए तो एक एक डेली चीज मौजूद है जो एम्प्लॉइज है।
अब जो बिजनेस में लोग हैं, खासतौर पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, उनकी कोई ऑफिस नहीं होती जहाँ पे वो डेली जाके काम कर रहे होते हैं। आज इस रेस्टोरेंट पे बैठ के प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कल दूसरे रेस्टोरेंट पे बैठ के कर रहे हैं, कोई फिक्स जगह होती नहीं है। हाँ, कंपनी का ऑफिस होता है, ग्लोबल ऑफिस किसी किसी जगह बना हुआ है, रीजनल ऑफिस कंपनी का है कहीं पे, वहां पे वो डेली तो जा नहीं सकते। तो हमारे नेटवर्कर्स के लिए, हमारे लोगों के लिए प्राउड कब वो फील करते हैं, जब इवेंट्स होते हैं। आप कभी गौर से देखें कि इवेंट पे जब नेटवर्कर्स आते हैं, उनके अंदर कितनी एनर्जी होती है। हाँ, कंपनी का इवेंट, हमारा इवेंट, वाओ, नेट हमारी कंपनी के वो रिकग्निशन हो रही है। कितने लोगों को वो इनवाइट करके लेके आते हैं फख्र के साथ। और उस इवेंट की क्वालिटी अगर आप ना दे पाए एज अ लीडर, एज अ नेटवर्कर, उसको मैनेज ना कर पाए, तो आप इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे पाते। वन ऑफ द रीजन मैंने नेटवर्किंग के अंदर बहुत सक्सेस हासिल की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उस उन 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 सारी में से एक वजह शायद ये भी थी कि मैं अच्छी मीटिंग्स और इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया करता था, किसी हद तक अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लिया करता, और उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि अच्छा हुआ उसका इम्पैक्ट, और लोग आना शुरू हो गए नेटवर्क में, उनको अच्छा लगा हमारे बिजनेस के साथ अटैच होना। ओके, सो शेड्यूल्स बनाइए अपनी कोर लीडरशिप ग्रुप के साथ मिलके, कब मीटिंग करनी चाहिए, ये मेरे ऐसे करने चाहिए, ये इवेंट ऐसे करते हैं, यहाँ पे ये करते हैं, वहां पे वो करते हैं, एक्टिविटीज डिजाइन करें। आप एज अ लीडर डिजाइन करें, फिर टीम को साथ चलाएं उसके साथ, ठीक है। और आपको रेजिस्टेंस मिलेगी अपनी टीम से, ये मैं आज आपको समझा रहा हूँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट। आप एज अ लीडर जब जाते हो अपनी टीम के साथ, कहते हो अच्छा जब आप ऐसे करते हैं, हम अगले महीने के इवेंट करते हैं, सबसे पहली चीज जो आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स सबसे पहली चीज सुनने मिलेंगी, ओ अगले महीने बहुत जल्दी है, ऐसा करें एक हफ्ते लेट ना कर लें। मैं पूछता हूँ फिर 2 हफ्ते लेट करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? 2 हफ्ते लेट क्यों करते हैं? 2 महीने लेट कर लेते हैं। ओ होल्ड ऑन अ मिनट, 2 महीने लेट क्यों करते? ऐसे करते 2 साल के बाद इवेंट कर लेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको एक मिनट, 2 साल के बाद करने की क्या जरूरत है? अभी तो 20 एक साल रुक जाओ यार, कंपनी बड़ी होने दो। 20 साल में क्या दुनिया में नाम होगा, रोब होगा कंपनी का, शशका होगा, सक्सेस स्टोरीज होंगी, लोग मल्टी मिलियनर बिलियनर बन चुके होंगे, उस वक्त इवेंट करेंगे, मजा आएगा। अगले महीने करने की क्या जरूरत? नहीं नहीं, हमारे करेंगे बस नहीं। सो एनी विच वे, आपको हमेशा रेजिस्टेंस मिलती है, और उस रेजिस्टेंस की वजह ये नहीं होती कि लोग जो है जानबूझ के इवेंट डिले करना चाहते हैं। उस रेजिस्टेंस की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आप टाइम लिमिट डाल देते हो ना किसी चीज के ऊपर, अगले महीने 18 तारीख को इवेंट करना है हमें, जब आप टाइम लिमिट डाल देते हैं तो फिर थोड़ी सी प्रेशर आता है। ओह, ओ माय गॉड, 18 तारीख को इवेंट हो रहा है, अब तो ये चीजें करनी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो अपने इस टाइम के अंदर अंदर करना है हमने सारा। ओ माय गॉड, प्रेशर आ गया। प्रेशर को रिलीज कैसे करें? थोड़ी सी डेट बढ़ा देते हैं, अगले महीने ले जाते हैं, उससे अगले महीने ले जाते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी चीज है, और उसका आसान तरीका ये है कि आप कोच करें अपने लोगों को साथ में मिलके, कह रहे अरे नहीं भाई, मीटिंग और इवेंट हमें करने हैं, तो जो 18 जून को होना है वही 18 मई को होना है, तो जून पे क्यों जाते हैं, 18 मई को करते हैं। जो काम हमने नॉर्मल रह के जून तक खत्म करने, वो हम दिन रात लगाते हैं ना, ठीक है, और 1 महीने पहले कर लेते हैं, इसी महीने अगले महीने कर लेते हैं हम इवेंट, 2 महीने करने की बजाय। ओके, सो रेजिस्टेंस को आप कोच कीजिए, जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। और बाज़ लोगों को एक्स्ट्रा पुश नीडेड होता है कि नहीं कैसे हो जाएगा, कैसे नहीं होगा। सो ट्राई टू रिलीज द प्रेशर। आपकी टीम में वो लोग जो उसको रिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे 1 to 1 डिस्कशन करके देखेंगे प्रेशर क्या आ रहा है उनपे। तो जिस तरह का भी प्रेशर आ रहा है, बाज़ दफा ये होता है कि आपने कह दिया कि 500 लोगों का इवेंट करना है, अब वो प्रेशर आ गया वहां पे, वो साहब जो है उनके इलाके में 500 लोग तो रेडी नहीं है। ओके, तो वो फिर बहाने तलाश करने की कोशिश करेंगे, ये हो गया, वो हो गया, राइट, और फलाने में ये प्रॉब्लम हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, तो बहुत सारी चीज आती है। सो रादर देन क्या आप उन पर प्रेशर डालें कि आपने 500 लोगों का इवेंट करना ही करना है, आप उनसे डिस्कस कर लें कि भाई क्या प्रेशर आ रहा है, और उसको रीएडजस्ट कर लें उस सारे प्लान को। बट मीटिंग्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज और अरेंज करना एज अ नेटवर्क लीडर, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर आपकी टीम में, अगर आप एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर बन जाते हो, अच्छे मीटिंग ऑर्गेनाइजर बन जाते हो, और इस चीज को डुप्लीकेट कर सकते हैं अपनी टीम में, यकीन जानिए कि यू आर गोइंग टू बी द टॉप नेटवर्कर्स। मैं जितने भी टॉप 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 नेटवर्कर से मिला हूं,
वो बहुत तेज होते हैं इवेंट्स और मीटिंग्स को बनाने में और उनको प्रमोट करने में और उनको अच्छे सक्सेसफुल तरीके से करने में। ओके, सो इंपॉर्टेंट चीज, आप जब अपना स्केड्यूल, ये क्रिएट स्केड्यूल की बात है ना यहाँ पे स्लाइड के अंदर, उसका मतलब ये है कि आपके पास ये नहीं कि एक मीटिंग कर दी उसके बाद ऐसे हो मीटिंग खत्म हुई, ओ जी बहुत जबरदस्त मीटिंग, सब लोग मुबारक देने आ रहे हैं, बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई जी, मजा आ गया, मैं कहता हूँ आज ये क्या इवेंट था। इसके बाद क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आता कहीं से और आप वहां पे खड़े हो जाएंगे, अरे हमने तो सोचा ही नहीं था, हम इतने बिजी हो गए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, हमने सोचा ही नहीं था कि इसके बाद हम क्या करेंगे। सो ओहो, सो डोंट गेट इनटू ऑल दिस। या आपके पास पूरा स्केड्यूल होना चाहिए, अगले 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का स्केड्यूल होना चाहिए आपके पास कि मुझे ये करना है। अरे बाद में रीएडजस्टमेंट आप कर सकते हो, ठीक है, आपने बनाया प्लान कि मुझे 7 तारीख को ये करना है, बाद में पता चला कि आप वो 11 तारीख को कर रहे हो या 27 तारीख को कर रहे हो, लेकिन हो उसी महीने में रहा है एटलीस्ट। ओके, जो भी एक्टिविटी है, वो चाहे आपका ट्रैवल है, चाहे मीटिंग है, चाहे ट्रेनिंग है, चाहे आपके इवेंट्स हैं डिफरेंट, सो स्केड्यूल अपना बना ले। और एक इवेंट जब आपका खत्म होता है, उस इवेंट के खत्म होने पे नेक्स्ट इवेंट या मीटिंग या कोई भी एक्टिविटी जो होने वाली है, उसकी अनाउंसमेंट्स, उसकी प्रिपरेशंस, अगर वो पेड ट्रेनिंग और इवेंट है, उसके टिकट्स, सब चीजें रेडी होनी चाहिए और उसकी फुल प्रमोशन करें उस पहले इवेंट के, ट्रेनिंग के एंड पे नेक्स्ट इवेंट और ट्रेनिंग की। ओके, और समटाइम्स तो ऐसा भी हो सकता है कि आप नेक्स्ट इवेंट सेल आउट कर दोगे इस इवेंट के ऊपर। अभी जिस बिजनेस के साथ हम मुंसलिक है, उसमें हमने एक इवेंट किया बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट, और उसके एंड पे हमने नेक्स्ट इवेंट की जब टिकट सेल किए तो फुली सेल आउट हो गए विद इन 2 days। ओके, दैट्स हाउ यू डू इट। नेक्स्ट बात करते हैं 5वीं हैबिट, क्रिएट टूल्स। एज अ लीडर, एज अ नेटवर्कर, आपको अपनी टीम के लिए, अपनी डाउनलाइन के लिए टूल्स तैयार करने चाहिए। टूल्स क्या होते हैं? टूल्स, नॉर्मल जो टूल्स जो हम बोलते हैं, वर्ड तुम्हारे ज़हन में पेचकस और स्क्रू ड्राइवर और प्लायर और हैमर और हथौड़ी वगैरह इस तरह की चीजें ज़हन में आती हैं, बट मैं उन टूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। खैर, हमारे जो नेटवर्किंग के टूल्स हैं वो उसी जैसा काम करते हैं, राइट, ऑलमोस्ट। सो बट द टूल इज समथिंग कि जो आपको हेल्प करे आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, डुप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, सिंपल सी एक चीज ये हो सकती है, वेरी सिंपल। आई डोंट नो, अगर आप अपनी लोकल मार्केट में हो तो जो बिजनेस प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंट करते हो पावर पॉइंट्स के ऊपर, स्लाइड्स के ऊपर, मे बी उसका प्रिंट आउट बना के एक छोटा सा आप एक फ्लिप बुक बना सकते हैं अपनी लोकल मार्केट में, आपकी लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेट करवा लीजिए। ठीक है, फ्लिप बुक बना लें, उसके अच्छे से मोटे पेपर पे उसके प्रिंट आउट करवा लें, अच्छी हाई क्वालिटी का प्रिंट लग रहा हो देखने में, और वो टूल की एक किट बन जाए, और वो टूल आप अपनी डाउनलाइन में 3 4 5 लोगों को दें और उनको बोलें कि आप इस्तेमाल करें, और उनको बताएं कि वो भी इस टूल को आगे प्रमोट करें अपनी डाउनलाइन में। फलानी जगह पे ये प्रिंट की बुक रखी हुई है, वहां से जाके प्रिंट करवा के ले लो, खुद ही पैसे देके। ठीक है, इट कुड बी समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट। और इट कुड बी समथिंग लाइक कि आपने एक वीडियो ट्रेनिंग रिकॉर्ड की और वीडियो ट्रेनिंग को अपने सीडी पे या यूएसबी पे रखा और अपनी टीम में चला दिया कि देखिए भाई ये वीडियो ट्रेनिंग आप इस्तेमाल कीजिए नए प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन देने के लिए। ठीक है, फ्लिप बुक यूज करें, वर्बल प्रेजेंटेशन देने के लिए वीडियो दिखानी तो ये यूज करें, टूल्स बनाइए ना आप अपनी टीम के लिए। ऑलराइट, वेबसाइट्स डिजाइन करें, वीडियोस डिजाइन करें, ट्रेनिंग्स के बुकलेट्स बनाएं। कुछ लीडर्स फाइल्स बनाते हैं अपनी, एक एक फोल्डर होता है जिसमें आपकी इनकम के चेक लगे हुए हैं। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स प्रिंट आउट होकर फाइल फोल्डर में चली जाती हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आप डालते हैं, मार्केटिंग के पेजेस, और वो फाइल फोल्डर जो है वो डुप्लीकेट हो रहा होता है। ओके, नए लोगों का जो ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट ट्रेनिंग, स्टार्टअप ट्रेनिंग से कहते हैं हम, उसकी एक स्टार्टअप किट बना के आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑलराइट, मेरा पहला जो बिजनेस था इस इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग का, उसमें मैंने एक ट्रेनिंग सिस्टम डिजाइन किया नए लोगों के लिए, और उसमें 30 40 पेजेस का एक वर्ड की फाइल थी इनफैक्ट, और वो मैंने जहाँ पे कंपनी की प्रेजेंटेशंस हुआ करती थी उसके पास में एक फोटोशॉप की दुकान थी,
वहां जाके मैंने उसकी मास्टर कॉपी रख दी और अपनी टीम के लोगों को बता दिया भाई देखो ये, और अपनी टीम में मेरे जो डायरेक्ट डाउनलाइन रूल ये था कि जिसको आप स्पॉन्सर करेंगे उसको ये गिफ्ट देंगे आप। तो मैंने अपने जिन डायरेक्ट डाउनलाइन को स्पॉन्सर किया उनको मैंने 4-5 लोगों को वो एक एक कॉपी थमा दी और उनको बोला देखिए भाई ये आपकी ट्रेनिंग है, इसको आपने इस्तेमाल करना है, दिस इज द टूल, आप अपने डायरेक्ट डाउनलाइंस को दे दिए। उन्होंने पूछा कि जी हम कहाँ से लेंगे, हमने कहा इसी जो आपके पास कॉपी है इसकी फोटोकॉपी करवा लें, अदरवाइज ये बाहर फोटोकॉपी वाले साहब हैं दुकान पे, उनके पास मास्टर कॉपी मैंने रख दी है, वो उनके आगे बोले भाई वो हमें स्टार्टअप ट्रेनिंग की किट बना दें, फोटोकॉपी बना के आपको दे देंगे। तो वो लोग गए वहां से फोटोकॉपी बनवाई, 4-4 3-3 10-10 जो भी उनके डायरेक्ट स्पॉन्सर्स थे उनको एक एक गिफ्ट कर दी। और उन्होंने आगे रूल क्या बताया उनको कि भाई आप जब भी कोई नया बंदा स्पॉन्सर करेंगे ये ट्रेनिंग गाइड आप उसको देंगे, राइट। तो इस तरह करते 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 समहाउ वो मेरा ट्रेनिंग टूल इतना मशहूर हो गया कि वो जो हमारा बिजनेस तो बड़ा ही बड़ा ऑब्वियसली, वो जो फोटोकॉपी वाले साहब थे उन्होंने एक फोटोकॉपी की मशीन से उस दुकान से दूसरी दुकान खोली, फिर तीसरी दुकान खोली, फिर चौथी दुकान खोली। उसके बाद उन्होंने उसके पैसों से एक उसी फोटोकॉपी के साथ साथ में एक छोटा सा चाय वाला सिलसिला खोला, फिर उसी पैसों को बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला वहां पे। उन साहब की तो सिर्फ वो एक फोटोकॉपी की टूल्स बेच बेच के लाइफ बदल गई थी। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग स्टोरी इनफैक्ट, कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना सिर्फ वो जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपके साथ है उनकी लाइफ बदलती है, बल्कि जो इर्द गिर्द भी घूम रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की उनकी लाइफ भी बदल सकती है। ओके, सो दैट वाज क्वाइट अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग। सो जो भी टूल आप डिजाइन करें अपनी टीम के लिए वो इजी टू यूज होना चाहिए, सिंपल और टर्न की सिस्टम होना चाहिए, उसमें कम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए आप ये जो चीज थी एक्सक्यूज मी, कि आप ये ट्रेनिंग टूल है, ये बुकलेट है, कॉपी करवाएं अपने नए डाउनलोड कर दें और उसको सिखा दें उसके अंदर कि वो 20 पेजेस में जो शुरू की 8-10-15 चीजें आपको एज अ न्यू मेंबर करनी है वो कैसे होती है। दैट्स इट, इतना सा काम था, सिंपल टर्न की सिस्टम। और वो सबके लिए फिर होता है। अगर आप अपने टूल्स को मुश्किल और टेक्निकल बनाएंगे तो सिर्फ वो टॉप लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा, सब उसको कर नहीं पाएंगे, राइट। अगेन देयर आर नंबर ऑफ टूल्स दैट यू कैन डिजाइन फॉर योर टीम, आपको खुद सोचना चाहिए, आपको खुद देखना चाहिए कि किस तरह से आप अपनी टीम के लिए खुद से टूल बना सकते हैं। क्रिएटिंग सिस्टम्स, टूल्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है वो सिस्टम क्रिएट करना। अच्छा, टूल और सिस्टम दे गो हैंड इन हैंड काइंड ऑफ, ओके। सिस्टम एक्चुअली पहले डिजाइन करते हैं, टूल डिजाइन करते हैं पहले, देयर इज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन देम। एक्चुअली आई थिंक दोनों एक दूसरे के साथ साथ में ही डेवलप होते हैं, और दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं इनफैक्ट। सो सिस्टम क्या होता है, बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टूल्स को इस्तेमाल करने की, या टूल्स जहां जहां पे यूज हो सकते हैं आपके। फॉर एग्जाम्पल वो टूल तो बना दिया था मैंने, ट्रेनिंग टूल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक फोल्डर मैंने बनाया कि ये फोल्डर होना चाहिए, उसमें आपके आपकी अपलाइन के आपकी अपलाइन के अपलाइन आपकी अपलाइन के अपलाइन के अपलाइन उनके अर्निंग के चेक्स लगा दें यहाँ पे। फिर आप अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स फोटोकॉपी करके यहाँ पे प्रिंट करके लगा दें, अच्छे कलर में प्रिंट करके लगा दें। फिर आप अपनी ये लगा दें, वो लगा दें, वो लगा दें, डिफरेंट मार्केटिंग की चीजें उस फोल्डर के अंदर मैं बना दी थी। वो फोल्डर आप लेके बनाइए और आगे डुप्लीकेट कीजिए। अच्छा, ये तो टूल था इटसेल्फ। यूज कैसे करना है उस टूल को, उसकी गाइडलाइंस क्या है, वो सिस्टम का हिस्सा है। जैसे कि वो बड़ी ट्रेनिंग जो मैंने बताया था कि नए लोगों के लिए ट्रेनिंग एक थी, फोटोकॉपी के लिए मशीन पे रखी हुई है, तो आप उस फोटोकॉपी की दुकान पे जाके उसको बोलेंगे वो जी मुझे स्टार्टअप ट्रेनिंग दे दें, वो ट्रेनिंग की फोटोकॉपी बना के आपको एक फोल्डर सा बना के दे देगा। ठीक है, वो टूल तो आपके हाथ में आ गया। अब इस टूल को इस्तेमाल कैसे करना है वो सिस्टम सिखाता है। अब सिस्टम क्या था उस वक्त, फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं अभी मैं आपको। सिस्टम ये था कि इंस्ट्रक्शंस थी उन नए साहब को जिन्होंने वो कॉपी खरीदी। एक बंदा साइन अप किया और उसने अपलाइन ने उसको वो टूल गिफ्ट किया, ले ये लो भाई तुम नए साइन अप, मैंने तुम्हें स्पॉन्सर किया इस बिजनेस में, ये पकड़ो ट्रेनिंग और मैं तुम्हें ट्रेनिंग देता हूं कि ये बिजनेस कैसे होता है। ठीक है, अब जब उसने ले ली ट्रेनिंग, अब सिस्टम क्या था कि वही अपलाइन उसको बोल रहा है अच्छा मियां अब देखो ये तो मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दी ट्रेनिंग, राइट, तुम्हें ट्रेनिंग मैंने दे भी दी, अब मैं तुम्हारे साथ मिलके हेल्प करता हूं तुम्हारा नेटवर्क बढ़ाने में। जब तुम पहला बंदा स्पॉन्सर करोगे, अच्छा जब उसने पहला बंदा स्पॉन्सर किया तो उसको इंस्ट्रक्शन ये थी कि आप भाई साहब आप जाइए उस दुकान पे,
वहां से ये फोटोकॉपी करवा के लाइए और ये ट्रेनिंग इसको दीजिए, आप बैठ गए। तो ये एक सिस्टम का हिस्सा है कि हर नया आदमी अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर को वो ट्रेनिंग गिफ्ट कर रहा है, प्लस उसके साथ बैठ के उसको ट्रेनिंग दे भी रहा है, सिखा रहा है कि बिजनेस हो कैसे रहा है। सो टूल गोज हैंड इन हैंड विद द सिस्टम। ठीक है, टूल अकेला कुछ काम नहीं करता, सिस्टम अकेला कुछ काम नहीं करता, दोनों एक दूसरे के साथ साथ होने चाहिए। सो उसके बाद जो सिस्टम्स नॉर्मली बनाए जाते हैं उसके कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम ये अचीव करना चाह रहे हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाह रहे हैं जिसका मकसद ये होगा, इस सिस्टम में ट्रेनिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग है, वगैरह वगैरह डिफरेंट चीजें। अगेन जो सिस्टम्स होते हैं वो टर्न की सिस्टम्स होते हैं, इजी से इजी तरीन बनाए जाते हैं, मुश्किल ना करें बिल्कुल उसको, और क्योंकि वो हर किसी के लिए होते हैं और अगर इजी है तो हर किसी के लिए होंगे। जितना मुश्किल करते जाएंगे उस सिस्टम को चलाना, समझाना और उसको सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, उतना वो कम लोगों में होता जाएगा, फिर ज्यादा लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आप के बिजनेस के लिए सिस्टम डिजाइन या तो आप खुद करें या अपनी अपलाइन के सिस्टम से अटैच हो जाएं, राइट? अच्छा, ये जो पॉइंट नंबर 5 और 6 था, टूल्स डिजाइन करना और सिस्टम डिजाइन करना, ये लाजमी नहीं है कि हर शख्स जो इस वेबिनार पे राइट नाउ मौजूद है, इस ट्रेनिंग को सुन रहा है, अब जाके अपने अपने टूल्स, अपने ट्रेनिंग सिस्टम डिजाइन करने शुरू कर दें। नॉट नेसेसरी। अगर आपकी अपलाइन ने कुछ सिस्टम बना रखा है, उसके साथ मिलके काम कीजिए, उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए, उस सिस्टम का हिस्सा बन जाइए। हाँ, अगर आपके पास कुछ सुझाव है, कुछ बेहतरी आप ला सकते हो सिस्टम में, अपनी अपलाइन से जाके डिस्कस करें, इसको ऐसे कर दे तो ऐसे कर दे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। यू नो, छोटी छोटी चीजें बाद दफा आप इंप्रूव कर सकते हो। मैं हमेशा सुनता हूँ अपनी अपनी टीम में सब लोगों के पास, बिकॉज हर किसी का एक यूनिक ब्रेन है और हर किसी के पास जबरदस्त आइडियाज हो सकते हैं। ऑलराइट, सो आप खुद अपना सिस्टम कब बनाएंगे? आप खुद अपना सिस्टम उस वक्त बनाएंगे जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हो गई है कि वो कंट्रोल से बाहर हो रही है। उस वक्त आप चाहे अपनी अपलाइन का सिस्टम लेके खुद से रन करना शुरू कर दें वही सिस्टम, या उसमें यूनिकनेस ले आए, लेकिन उस वक्त तक मत बनाए अपना सिस्टम या अपनी टूल्स जब तक आप इस इंडस्ट्री में हेविली कामयाब नहीं हो जाते, हेविली सक्सेसफुल नहीं हो जाते, जो भी आपकी डेफिनेशन है सक्सेस पे जाने की। और मेरे हिसाब से सिंपल इज दैट कि जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसकी टॉप पोजीशन आप अचीव कर लीजिए, जो रैंक की टॉप पोजीशन होती है, तो उसके बाद आप अपने सिस्टम बनाने के लिए इजाजत है आपको खुली। उस वक्त तक आप अपनी अपलाइन के साथ मिलके एग्जिस्टिंग सिस्टम पे काम कीजिए और उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें इफ देयर इज एनी रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये था स्टेप नंबर 6। अब 7 की बात करते हैं और लास्ट पॉइंट है ये आज की ट्रेनिंग का, एंड दैट इज टीम रिकग्निशन। अपनी टीम में रिकग्निशन दिया करें लोगों को, क्योंकि रिकग्निशन जो है फ्यूल का काम करती है, मोरल बूस्ट करती है एकदम। ऑलराइट, और मेरे नजदीक मेरी टीम की सक्सेस जो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा मीनिंग्स हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा कामयाबी है एज कंपेयर टू मेरी पर्सनल सक्सेस के। और इंटरेस्टिंगली, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, अभी तक आज तक मैंने करंट बिजनेस से पहले मैं 2 बड़े नेटवर्क्स बना चुका हूं जब मैं खुद नेटवर्क करता। ठीक है, पहली कंपनी जो मेरे को बिल्कुल पहली कंपनी थी, दूसरी कंपनी वाज मोस्ट रीसेंट। पहली कंपनी में मैंने अराउंड 50,000 लोगों का नेटवर्क बनाया था, और जो लास्ट कंपनी थी मेरी उसमें मैंने अबाउट 6 मिलियन लोगों का नेटवर्क बनाया था। ऑफ कोर्स अपनी टीम के साथ मिलकर, अकेला तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। दोनों कंपनीज में, अब ये इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, दोनों कंपनीज में मेरी डाउनलाइन में से लोग मुझसे पहले मेरे से बड़ा रैंक अचीव कर गए। ऑलराइट, अच्छा, और दोनों कंपनीज में मेरी डाउनलाइन में से लोग मुझसे पहले ज्यादा इनकम कर गए। ओके, नाउ इसमें गुड भी है, बैड भी है। ठीक है, गुड ये है कि दिस प्रूव्स कि इस इंडस्ट्री में लाजमी नहीं कि पहले आने वाले लोग पैसे ज्यादा कमा जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग, जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो रियल बिजनेसेस और कंपनसेशन प्लान है, उसमें आपकी डाउनलाइन के लोग आपसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ओके, आपसे पहले।
या हमेशा आपसे ज्यादा पैसे कमाते रह सकते हैं, डिपेंड करता है उन्होंने अपना नेटवर्क कैसे बैलेंस किया हुआ है। ये बात तो पहली बात प्रूव हो जाती है। दूसरी बात इसमें ये प्रूव होती है कि आप अपनी टीम के साथ मिलके अगर काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ वर्क कर रहे हैं और उनको पहले आगे लेके आ रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, जो कि आप स्टेज पे खड़े होकर लोगों को मोटिवेशन दे सकते हो उस पे। लेकिन इसके अंदर बैड चीज ये है कि हर कोई फिर यही कहना शुरू हो जाएगा। अब उसमें रॉन्ग डुप्लीकेशन क्या हुई मेरी टीम में कि जब मैं लोगों से बात करता था, अरे भाई चलो मिलके काम करते हैं, मीटिंग करते हैं, इवेंट करते हैं, आपका बिजनेस बढ़ाते हैं, तो वो मुझे कहते थे नहीं आतिफ भाई मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्या मतलब? मैं खुद नहीं पैसे कमाऊंगा, मैं अपनी डाउनलाइन में लोगों को ज्यादा पैसे कमा के देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आजकल काम छोड़ा हुआ है। मैंने कहा होल्ड ऑन अ मिनट, एक्सक्यूज मी, मैं कम पैसे, मेरी डाउनलाइन मुझसे ज्यादा अगर पैसे कमा रही, अर्निंग कर रही है, उसकी वजह ये नहीं कि मैंने काम छोड़ा हुआ है, राइट? उसकी वजह है कि मैं उनके साथ मिलके ज्यादा सपोर्ट उनकी कर रहा हूं ताकि वो क्विकली आगे जा सकें और वो खुद भी मेहनत कर रहे हैं, राइट? तो ये नहीं कि मैं घर में काम छोड़ के बैठ गया हूं ताकि वो जितनी भी मेहनत थोड़ी बहुत कर रहे हैं उससे उनकी ज्यादा अर्निंग हो जाए और मैं एग्जांपल बना सकूं। सो डोंट फॉलो द एग्जांपल इन अ रॉन्ग वे, ठीक है? सो अगेन जैसे बताया कि इसमें गुड भी है बैड भी है, तो बैड ये हुआ कि लोग उसको गलत तरीके से लेना शुरू हो गए। नहीं जी मैं भी आजकल आदित्य भाई की तरह काम नहीं कर रहा हूं ताकि डाउनलाइन में लोग ज्यादा पैसे कमा जाएं, राइट? सो मैंने उनको बताया देखो मैं काम कर रहा हूँ भैया, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे भी बहुत बड़ी बड़ी इनकम के चेक आ रहे हैं, ये नहीं कि कम आ रहे हैं, लेकिन मेरी डाउनलाइन में से मुझसे ज्यादा आ रहे हैं, विच इज गुड थिंग। सो आप काम मत छोड़िए, अपना काम कीजिए। यू डोंट हैव टू मेक श्योर कि अपनी डाउनलाइन, आपकी डाउनलाइन में से लोग जो है वो आपको क्रॉस कर दें। आपकी डाउनलाइन में से लोग आपको क्रॉस कर जाएं, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप पहले नेक्स्ट रैंक पे जा रहे हो, ये भी अच्छी चीज है क्योंकि ये सब लोगों को मोटिवेशन देती है, राइट? इट डजंट मैटर, बट एनीवे आई जस्ट वांटेड टू गिव यू माय पर्सनल एग्जांपल। लेकिन इवेंचुअली ये नहीं हुआ कि मैं पीछे रह गया या फिर मैंने अपनी डाउनलाइन से जेलसी करना शुरू कर दी। अक्सर मैंने ये भी देखा इंडस्ट्री के अंदर, आपकी डाउनलाइन के लोग जब आपसे क्रॉस करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है कि उनकी डाउनलाइन में लोग जब उनसे क्रॉस किया, वो इतने जेलस हो गए, उनके मुंह का रंग सुर्ख हो गया परमानेंट, राइट? कभी वापस हुआ ही नहीं सीधा उसके बाद। और उसके बाद उनके माथे पे तेवरियां चढ़ गई और उसके बाद उनके हालात खराब हो गए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उनको क्या क्या टेंशन परेशानी नहीं हुई, और उन्होंने दुनिया के हर वो हरबे आजमा लिए जिससे कि वो अपनी डाउनलाइन के बिजनेस को बर्बाद कर दे। ऐसे लोग भी मैंने देखे। इंटरेस्टिंग। एक्चुअली कुछ कंपनीज में अभी आप जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे इंडस्ट्री के अंदर, आप डिफरेंट मार्केटिंग प्लान देखेंगे। कुछ मार्केटिंग प्लान मैंने ऐसे देखे हैं जो आपको एनकरेज करते हैं आपकी डाउनलाइन का बिजनेस तोड़ने के लिए, क्योंकि अगर आपकी डाउनलाइन आपसे आगे मिल गई तो आपको उसमें से कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह का मार्केटिंग प्लान है, आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह के लीडरशिप हो रही है वहां पे, कि आप अपनी बैठ के डाउनलाइन के बिजनेस को खुद से खराब कर रहे हैं अंदर अंदर से। वो कहते हैं ना वो सान लगाना, वो जो आप दीवार की बुनियादें खोद के उसको कमजोर करते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। कुछ लोग ऐसे कर रहे होते हैं। एनीवे छोड़िए उनको, एक साइड पे रखिए। सो द बेस्ट स्ट्रेटजी इज कि आप अपनी टीम में लीडरशिप ग्रुप बनाइए, उनके साथ मिलके काम कीजिए, उनको सपोर्ट करें, उनके साथ उनको आगे ले जाने में मदद करें, और आपका अपना रैंक बढ़ रहा है आपकी टीम से पहले, दैट्स वेल एंड गुड। आपकी टीम आपको क्रॉस कर रही है, दैट्स इवन बेटर। मैं जैसे मैंने आपको पर्सनल एग्जांपल दी कि दोनों नेटवर्क्स में मेरी डाउनलाइन के लोगों ने मुझसे पहले नेक्स्ट रैंक अचीव किया, अल्टीमेटली मैं क्रॉस करके फिर आगे चला गया, राइट? बिकॉज मैं भी काम कर रहा था, मैं रोका नहीं हुआ था। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो एक दफा कहते आतिफ भाई मैं भी आपकी तरफ काम छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे डाउनलाइन को आगे बढ़ने देना चाहता हूँ। नहीं, मैंने काम छोड़ा नहीं था, मैं 2 दफा बोल रहा हूँ अभी इस बात को। सो नहीं, मैं आगे निकल गया अल्टीमेटली, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो भी जरूरी है आपके लिए करना। एज अ लीडर आपको एग्जाम्पल खुद सेट करनी पड़ती है। बट मैं अपनी टीम में लोगों के साथ काम कर रहा था, और जब वो सक्सेस हासिल करते थे, जब वो अर्निंग हासिल करते थे, मेरी टीम के लोग जब वो आगे बढ़ते थे, मैं उनके लिए जबरदस्त किस्म की रिकग्निशन का एहतमाम करता था, राइट? लीड बाय एग्जांपल। उसके लिए टूल्स बनाए, रिकग्निशन के लिए प्लेटफॉर्म्स बनाए, मैंने अपनी टीम के लिए वेबसाइट्स बनाई, उनके लिए वीडियो टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड किए, रिटन टेस्टिमोनियल्स लिखे,
पोस्टर्स बनाए उनके लिए, न्यूज लेटर्स बनाए उनके लिए, बहुत सारी चीजें की, वेबिनार्स बनाए, वेबिनार्स पे रिकग्निशन की जाती थी. सो सेम लाइकवाइज एज अ टीम लीडर आप रिकग्निशन को बहुत इंपॉर्टेंस दें, और रिकग्निशन अपने लोगों की जब करेंगे वो खुश भी रहेंगे, और जो लोग अभी रैंक अचीव नहीं कर पाए, उस लेवल पे पहुंचे नहीं है, वो उनको देख के मोटिवेट भी होंगे. राइट. सो ये तो था साहब 7वां इंपॉर्टेंट हैबिट एक स्ट्रांग और अच्छे और सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए. इस स्क्रीन पे आप सातों की सातों इस वक्त हैबिट्स आप देख रहे हो, या क्वालिटीज या स्किल्स जो आपके अंदर होनी चाहिए वो आप देख रहे हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसके हेडिंग है इस स्लाइड की, दैट इज नेटवर्कर्स आर लीडर्स. ठीक है, ये सारी 7 चीजें तो स्पेसिफिक हैं नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसके अलावा जो नेटवर्कर्स हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. एज अ लीडर आपके अंदर XYZ ABC बहुत सारी चीजों की, बहुत सारी स्किल्स की जरूरत है. अगेन ये आज की ट्रेनिंग में लीडरशिप के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स हैं सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप के ऊपर. हम 2-2 दिन के लाइव ट्रेनिंग सेमिनार्स करते हैं जिसमें हम सिर्फ लीडरशिप के ऊपर बात करते हैं कि हाउ टू बिकम अ बेटर लीडर, हाउ टू बिकम मोर इफेक्टिव लीडर. ओके, हम लोग डिफरेंट कंट्रीज में अपनी लीडरशिप की ट्रेनिंग्स करते रहते हैं. नेक्स्ट टाइम आप मालूम कीजिए आपके इर्द गिर्द आपकी कंट्री में किस जगह पे लीडरशिप ट्रेनिंग हो रही है. अगर हो रही है मुस्तकबिल करीब में, तो कम एंड अटेंड आवर लीडरशिप ट्रेनिंग और आपको लीडरशिप स्किल सीखने का मौका मिलेगा. बट अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए इन 7 मेन कॉमन हैबिट्स के अलावा यू हैव टू बी अ गुड लीडर टू, बिकॉज नेटवर्कर हमेशा लीडर होता है, वो लीड करता है अपने लोगों को टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. This is all for this training today, और आई होप कि आपको इस ट्रेनिंग में से कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी. आई होप कि आप इन स्ट्रेटजीज को, इन हैबिट्स को अडॉप्ट करेंगे, इसके ऊपर फर्दर रिसर्च कीजिए और अपनी स्टाइल डेवलप कीजिए इन 7 हैबिट्स के अंदर. इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा. अपना ख्याल रखिए, एंड वी विल सी ईच अदर इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग. टेक केयर एंड गुड बाय.